बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मद का सबक चल रहा था। मद का लुग़वी इस्तिलाही माना, मद की बुनियादी अक़साम, फिर उसके बाद उनकी अक़साम की अक़साम और उनकी तारीफ़ात और उनको कितना खींचना है। कल के सबक में हमने पढ़ा था, सबक नंबर 19 में। तो आज उसके बाद सबक मद के मुतालिक ही है, वजूहात मद का बयान। इसका वजह बयान करेंगे कि वजूहात ये वजह की जमा है। तो वजह की लुग़वी तारीफ़ क्या है, इस्तिलाही तारीफ़ क्या है, और मिकदार का बयान करेंगे कि मिकदार का क्या मतलब है। ठीक है, तो इसके बारे में यह भी अहम सबक है, इसको भी ध्यान से सुनिएगा। वजूहात मद का बयान। मिकदार का लुग़वी माना अंदाज़ा लगाना है, अंदाज़ा करना, अंदाज़ा लगाना। और इस्तिलाही माना, इस्लाह तजवीद में जिसके ज़रिए मद की दराजी का अंदाज़ा हो उसे मद कहते हैं। यानी जिस चीज़ के ज़रिए, जिस अलामत के ज़रिए, जिस हरफ के ज़रिए ये अंदाज़ा हो कि मद को दराज कितना करना है, तो उस चीज़ को मिकदार कहते हैं कि भाई ये मिकदार है। वजह का लुग़वी माना तरीका है या फिर सूरत है। वजह का इस्तिलाही माना मुदूद की मुअय्यना यानी तयशुदा मिकदारों के नाम को कहा जाता है कि इस मद को इतनी मिकदार खींचा जाएगा, इस मद को इतनी मिकदार खींचा जाएगा। तो ये जो मुअय्यना तयशुदा मिकदार है कि इसको 3 अलिफ के बराबर खींचा जाएगा, इसको 2 अलिफ के बराबर खींचा जाएगा। तो ये जो मुअय्यन शुदा मिकदार है इसको कहते हैं वजह। मसलन 2 अलिफ मद को तवसत और 3 अलिफ मद को तूल कहते हैं। तो ये तूल और तवसत क्या बना, ये वजह बना। वजूहात मद को बयान करने से पहले मरातिब मद को बयान किया जाता है ताकि वजूहात मद का समझना आसान हो जाए। यानी पहले मरातिब बयान करेंगे कि कवि कौन सा है, ज़ईफ कौन सा है मद, और इस एतबार से ये तरतीब बयान करेंगे। तो पहले बयान कर रहे हैं कि कवि और ज़ईफ होने के एतबार से मद की तरतीब। सबसे पहले जो सबसे कवि है उसको कहते हैं मद्दे लाजिम, सबसे कवि मद है। उसके बाद मद्दे मुत्तसिल है, उसके बाद मद्दे आरिज है, फिर मद्दे मुनफसिल है, फिर मद्दे लाजिम है। पहले मद्दे लाजिम सबसे कवि है, फिर उसके बाद मद्दे मुत्तसिल, फिर मद्दे आरिज, फिर मद्दे मुनफसिल। ये यानी कैटेगरीज हैं इनके कवि होने के एतबार से। फिर मद्दे लीन लाजिम है, फिर मद्दे लीन आरिज का दर्जा है। तो ये 6 दर्जात हैं। पहले है मद्दे लाजिम सबसे कवि, उसके बाद मद्दे मुत्तसिल, फिर मद्दे आरिज, फिर मद्दे मुनफसिल, फिर मद्दे लाजिम, फिर मद्दे लीन आरिज। इन सबसे जो कम कवि है वो मद्दे लीन आरिज है, जिसका दर्जा सबसे आखिर में है। इसके बाद कहते हैं वजूहात मद निकालने का तरीका क्या है। वजूहात मतलब मिकदार का मुअय्यन शुदा होना, तयशुदा होना। उसका बयान करें कि ये कैसे पता चलेगा कि किस मद को कितना खींचना है, किस मद को कितना खींचना है। तो मद की सही वजह निकालने का तरीका यह है कि ज़ईफ मद को कवि मद पर तरजीह ना हो। जो ज़ईफ मद है उसको कवि मद पर तरजीह ना हो। मद्दात की मिकदार में मुसावात बराबरी रहे। ज़ईफ यानी जो मद की अकसाम हमने पढ़ी हैं, उन तमाम अकसाम के अंदर जो यहाँ जो ये तरतीब बयान की गई है कि पहले कौन सी मद कवि है, फिर उसके बाद कौन सी मद कवि है, फिर उसके बाद कौन सी कवि है। तो जो कवि नहीं है, जो ज़ईफ है, तो उसको इतना ज्यादा नहीं खींचना कि वो कवि पर ज्यादा तरजीह पा ले। तो ज़ईफ मद को कवि मद पर तरजीह ना हो, इतना खींचना है। तो मद्दात की मिकदारों में मुसावात यानी बराबरी रहे। इससे मालूम होता है कि किस मद को
कितना खींचना है और किस मद को कितना खींचना है, इससे मालूम पता चल जाता है। पहला तरीका क्या है कि ज़ईफ मद को इतना खींचा ना जाए, इतना दराज ना किया जाए कि वो कवि मद पर तरजीह पाए, कवि मद पर तरजीह ना पाए, इससे कम हमने खींचना है, ज़ईफ मद को कवि मद से कम खींचना है। फिर बयान करते हैं कि वजूहात मद का मकसद, जो मद बयान करने का, मद के मिकदार को बयान करने की जो वजह है, उसका मकसद क्या है। तो बयान कर रहे हैं कि वजूहात मद को बयान करके ये बताना मकसूद है कि तिलावत के शुरू में जिस मद की मिकदार इख्तियार की थी वही मिकदार आखिर तक रहे, कहीं तूल, कहीं तवसत, कहीं कसर वगैरह करना दुरुस्त नहीं। और ऐसा भी ना हो कि ज़ईफ मद में तूल करें और कवी मद में तवसत या कसर करें। तो जो ज़ईफ मद है उसके अंदर तवसुत रख रहे हैं या कसर रख रहे हैं, तो जो कवि मद है उसके अंदर जरूर आपने तूल रखना है, यानी उसको 3 अलिफ के बराबर खींचना है। तो इस मसले को समझने के लिए मद्दात की मिकदार और मरातिब मद को अच्छी तरह याद कर लीजिए। मजीद आसानी के लिए मुख्तसर तफसील पेश की जाती है। इस जो पैराग्राफ है, जो पीछे सबक अब अभी हमने पढ़ा है, इसका मकसद ये है कि जो हमने मद्दात पढ़ी है उनका मिकदार का मालूम होना जरूरी है कि भाई इस मद को इतना खींचना है, इस मद को इतना खींचना है। और जो सबसे ज्यादा कवि मद है उसको, उसकी मिकदार को ज्यादा रखना है, और जो उससे कम है उसको कम रखना है, उसकी मिकदार को कम रखना है। फिर जो उस दूसरी से कम है तो तीसरी के अंदर उसकी मिकदार को कम रखना है, वाला हाजल कियास। तो इसी तरह जो ज़ईफ मद है उसको इतना लंबा नहीं करना, उसकी मिकदार को इतना दराज नहीं करना कि वो कवि मद की ऊपर तरजीह पा ले। ठीक है। तो इसका मकसद बयान किया कि मकसद क्या है। तो मकसद का मतलब यह है कि जिस तिलावत के दौरान जिस मद को अगर शुरू के अंदर हमने जो मिकदार दी है, मसलन मद मुत्तसिल है या मद लाजिम है, हमने उसको तूल दिया है तिलावत के शुरू के अंदर, तो तिलावत के दौरान जब कभी भी मद लाजिम आएगी तो हमने वही मिकदार तूल वाली उसको देनी है। इसी तरह अगर हम मद लाजिम को, जो मद जो मद्दे मुत्तसिल है वो मद्दे लाजिम से कम है, तो जो मद्दे मुत्तसिल है उसको अगर हम तवसुत दे रहे हैं तिलावत के शुरू के अंदर, तो जहां पर भी तिलावत के दौरान जहां पर भी वो मद्दे मुत्तसिल आएगी तो उसके अंदर तवसुत रखना है, यानी वो दर्जा बरकरार रखना है। ऐसा नहीं है कि शुरू तिलावत के शुरू के अंदर हम उसको तवसुत पर रखें, फिर जब आगे तिलावत के दौरान वही मद आ जाए, मद मुत्तसिल आ जाए, तो फिर हम उसके अंदर कसर करें या फिर उसके अंदर तूल दें। तो ऐसा करना दुरुस्त नहीं है, यानी बराबर मरातब के एतबार से उनको बराबर रखने के लिए ये मरातब मद बयान किए गए हैं। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा अच्छा। एक मरतबा और रिपीट कर देता हूँ मैं इसी सबक को, ताकि अच्छी तरह समझ आ जाए। वजूहात मद का बयान, मिकदार का लघवी माना अंदाजा लगाना है। मिकदार का लघवी माना अंदाजा लगाना है। और इस्तिलाह के अंदर जिसके जरिए जिस चीज के जरिए मद की दराज होने का अंदाजा हो उसे मिकदार कहते हैं। वजह का लघवी माना तरीका या फिर सूरत है। वजह का लघवी माना या फिर तरीका है या फिर सूरत है। फिर वजह का इस्तिलाही माना बयान कर रहे हैं कि मुदूद की मुअय्यना, मुदूद मद की जमा है, मुदूद की मुअय्यन शुदा मिकदार यानी तय शुदा मिकदार के नाम को कहा जाता है। मसलन मद लाजिम जो है, मद लाजिम को तूल
دیا جاتا ہے، یعنی اس کو 3 الف کے برابر دراز کیا جاتا ہے، تو مد لازم کی وجہ کیا بنی؟ 3 الف، کیونکہ اس کے لیے 3 الف یہ مقرر شدہ ہے کہ مد لازم کو 3 الف کے برابر ہی کھینچا جائے گا، لمبا کیا جائے گا، تو یہ معین شدہ مقدار ہوئی مد لازم کی۔ تو اب اس کو اس 3 الف کی مقدار کو ہم کہیں گے کہ یہ مد لازم کی وجہ ہے۔ مثلا 2 الف مد کو توسط یا پھر 3 الف مد کو طول کہتے ہیں۔ پھر مراتب بیان کیے کہ کون سی مد زیادہ قوی ہے، کون سی مد کا درجہ اس سے کم ہے، اور کون سی مد کا درجہ پھر آخر میں ضعیف ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کی ترتیب بیان کرتے ہیں کہ مد لازم سب سے قوی ہے۔ سب سے قوی کون سی مد ہے؟ مد لازم۔ پھر اس کے بعد قوت کے اعتبار سے جو مد ہے وہ مد متصل ہے، تو جو مد متصل ہے وہ مد لازم سے قوت کے اندر کم ہے۔ پھر جو تیسرا درجہ ہے مد عارض کا، تو مد عارض مد متصل سے قوت کے اندر کم ہے۔ پھر چوتھا درجہ ہے مد منفصل کا، تو مد منفصل مد عارض سے کم ہے قوت کے اندر۔ پھر ہے مد لین لازم، تو مد لین لازم مد منفصل سے کم ہے قوت کے اندر۔ پھر جو چھٹا درجہ ہے وہ ہے مد لین عارض کا، تو مد لین عارض وہ مد ہے جو مد کی تمام اقسام سے ضعیف ہے۔ مد کی جو باقی اقسام ہے وہ تمام اقسام اس مد لین عارض سے قوی ہیں اور یہ سب سے ضعیف ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ مد وجوہات مد نکالنے کا طریقہ کیا ہے، کہ کب ہم وجوہات مد کا نکالیں گے، مد کے جو وجوہات ہیں ان کی مقدار ہیں ان کو کب ہم نکال سکتے ہیں۔ تو مد کی صحیح وجہ نکالنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ضعیف مد کو قوی مد پر ترجیح نہ ہو۔ اگر مد متصل آ رہی ہے کلام کے اندر، تلاوت کے اندر، تو ہم اس کو اتنا زیادہ نہیں کھینچیں گے کہ وہ مد لازم کے برابر ہو جائے یا پھر مد لازم سے اوپر چلی جائے۔ اسی طرح مدات کی مقداروں میں مساوات برابری رہے، کہ ان کو ایسے کھینچنا ہے، ایسے دراز کرنا ہے کہ ان کی مقدار کے اندر کم از کم برابری ہو، مساوات ہو، زیادہ نہ آئے۔ پھر مقصد بیان کیا کہ مقصد کیا ہے، وہ مقصد آسان ہے، آپ یاد کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سبق ریپیٹ کریں، دہرائیں، اگر کوئی بات سمجھ نہیں تو ابھی پوچھ سکتے ہیں۔ سارا سبق کلیئر ہے؟ استاد صاحب، جو اس سبق میں مدات کی مقدار کی تفصیل بیان کی گئی ہے وہ ایک دفعہ دوبارہ سمجھا دیجیے گا۔